नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन अकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक स्वरूप। आज हमारा जो रियासत रहेगी वो रहेगी कांगड़ा रियासत। तो देखते हैं हम कांगड़ा रियासत से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या इनकी हिस्ट्री है कांगड़ा रियासत की। जब भी कांगड़ा रियासत का नाम आता है सबसे पहले नाम आता है हमारे मन में कि महाभारत के समय में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा रियासत से एक राजा ने महाभारत में भाग लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन उस वक्त उस राजा ने पांडवों का साथ में देकर कौरवों का साथ दिया था। किस राजा ने? वो रहा थे राजा सुशर्मा, जिसने किसका साथ दे दिया था? कौरवों का। और इस एक बात क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा के जो इतिहास है इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसकी रचना की है ऋषि पाणिनि ने। इसी पुस्तक के द्वारा हमें किसकी जानकारी मिलती है? इसकी मिलती है कांगड़ा रियासत की। पुस्तक कौन हो जाएगी? वो अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। और इसकी जो राइटर है, कई बार इसका क्या राइटर पूछ जाता है कि राइटर कौन है? वो थे ऋषि पाणिनि। बहुत ही प्रमुख पुस्तक है। इस पुस्तक से हमें इतिहास की जानकारी, तमाम जो भारत के ही हिमाचल की सारी इतिहास की जानकारी मिलती है इस पुस्तक से। और लिखी किसने थी? ये लिखी ऋषि पाणिनि ने। इस पुस्तक के द्वारा हम किसकी जानकारी मिलती है? ये मिलती है हमें कांगड़ा रियासत की। चंपा की मिलती थी राजतरंगिणी से, जो कि कलहंडी की थी। लेकिन ये पुस्तक है अष्टाध्यायी। इसे संस्कृत का क्या कहते हैं? संस्कृत का व्याकरण भी इस पुस्तक का कहते हैं कि संस्कृत भाषा का व्याकरण अष्टाध्यायी। अब इस पुस्तक में लिखा क्या है? राजा के बारे में। राजा कौन था उस वक्त? जो महाभारत हुआ था उस वक्त कांगड़ा गया था सुशर्मा। उन्होंने किसका साथ दे दिया था? कौरवों का। लेकिन इस सभी एक और बात आती है यहाँ पर कि कांगड़ा में एक जगह है बाणगंगा। यहाँ पर क्या हुआ है? 50 या 52 पत्थर की कुल्हाड़ियाँ मिली है पूरा पाषाण काल की। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल के किस स्थान से पत्थर की कुल्हाड़ियों का ढेर मिला है। एक जगह है बाणगंगा, यहाँ से मिली है 52 पत्थरों की कुल्हाड़ियाँ। और किस काल की है ये? पाषाण काल की। पाषाण काल की जगह है वो बाणगंगा। मिल गया यहाँ से पत्थरों की कुल्हाड़ी। जैसे यहाँ पर क्या हो रही थी, जब यहाँ पर खोज की जा रही थी, पूर्व भारत में क्या है, खोज का एक दौर चला था। एक अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मिल रही थी जो कि इतिहास को जानने में सहायता दे रही थी। इस प्रकार कांगड़ा में क्या मिली है? पत्थरों की 52 कुल्हाड़ियाँ मिली है, जो किसके और संकेत करती है कि उस वक्त यहाँ पर क्या था? पाषाण काल में यहाँ पर क्या आदिवासी यहाँ पर क्या करते थे? अपना जीवन निर्वाह करते थे। इसके बाद जो राजा थे यहाँ के, जो सबसे पहले जो अष्टाध्यायी में वर्णन मिलता है वो मिलता है राजा सुशर्मा का। एक राजा थे सुशर्मा। महाभारत, जब महाभारत का युद्ध होता है इसमें ये साथ दे देते हैं कौरवों का और जीत जाते हैं पांडव। तो बहुत बारे क्वेश्चन आ गया है कि कांगड़ा के किस राजा ने महाभारत के समय में कौरवों का साथ दिया था? वो थे राजा सुशर्मा। युद्ध कौन होता है? ये होता है युद्ध महाभारत। और इसमें साथ देने वाले राजा कांगड़ा के सुशर्मा। और बहुत बार क्वेश्चन आया है, कई बार संसार चंद या सुशर्मा या कन्फ्यूज होते हैं। सुशर्मा तो बहुत साल पहले था। संसार चंद तो 1786 के आसपास क्या था, साम्राज्य चलाने लग जाते हैं। लेकिन सुशर्मा क्या थे? बहुत पहले के राजा थे। इसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे कांगड़ा रियासत का काम चलना शुरू होता है। कांगड़ा किले का निर्माण किया जाता है। सुशर्मा क्या करते हैं? इस किले का निर्माण करते हैं, जो कि वर्तमान समय में मौजूद है। भले छीण भिन्न हालत में, कहीं से दीवार टूट गई, कहीं से दीवार गिर गई है, इस हालत में है कांगड़ा किला। लेकिन इतिहास की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कांगड़ा किला। बनाया किसने था? सुशर्मा ने। वही सुशर्मा जिसने कि महाभारत युद्ध में कौरवों का साथ दिया। और एक स्थान आ जाएगा बाणगंगा। वहाँ पर क्या मैंने 52 कुल्हाड़ियाँ मिली है, जो कि पाषाण काल की ओर संकेत करती है। इसके बाद बात आती है कांगड़ा के। ये यहाँ कांगड़ा में क्या होता है? एक आक्रमणकारी आता है कांगड़ा में। एक मुस्लिम आक्रमणकारी पहला होता है जो कांगड़ा में आक्रमण करता है। उसका नाम होता है महमूद गजनबी। महमूद गजनबी ये करता है कांगड़ा में आक्रमण 1009 ईस्वी में। और कांगड़ा में आक्रमण करता है उस वक्त कांगड़ा की राजधानी थी नगरकोट। नगरकोट। और जो कांगड़ा का नाम था उस वक्त उसका नाम था त्रिगर्त। ये क्या था? ये था राज्य, और जो नगरकोट थी इसकी राजधानी।
एक्चुअली जो कांगड़ा था उस वक्त पूरी तरह से खुशहाल संपन्न था, वहाँ पर देवी देवता थे, जनता संपन्न थी, अनाज ठीक ठाक ही हो जाता था। तो बाहरी आक्रमणकारियों की नजर आ गई थी कांगड़ा में। सबसे पहले कौन आया आक्रमण करने के लिए? महमूद गजनवी। कब करता है? 1009 में। और जब करता है यहाँ के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर देता है, यहाँ के देवी देवता की मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर देता है और अपन धर्म को बढ़ाना काम शुरू करता है मोहम्मद गजनवी। जितनी मूर्तियाँ थी उनको तोड़ना शुरू कर देता है। एक मंदिर था यहाँ पर ब्रजेश्वरी, ब्रजेश्वरी। इस मंदिर को इसने क्या करता था? पूरी तरह तहस नहस कर दिया था इस मंदिर को। शासक कौन आ जाएगा? महमूद गजनवी। इसने क्या कर दिया था? कांगड़ा किले में क्या कर दिया था? इसने आक्रमण कर दिया था और यहाँ के जो स्थानीय जो देवता थे उनकी मूर्ति को इसने क्या कर दिया? यानी तोड़ना शुरू कर दिया था। और कांगड़ा के किस मंदिर को इसने पूरी तरह तहस नहस कर दिया था? वो था ब्रजेश्वरी मंदिर। और ये जो मोहम्मद गजनवी था, आक्रमण कब किया था इसने? 1009 में। और जो कांगड़ा किला था इसको क्या पूरी तरह लूट लिया था इसने। यानी एक्चुअली जिसने इसने अटैक किया था पूरा क्या मार्केट भरा हुआ था और इसने क्या कर दिया? जैसे आया है पूरे लोगों का सिर कलम कर दिया इसने। किसने? महमूद गजनवी। छोटे बच्चे बड़े लंगड़े सारा को क्या कर दिया इसने? मारना शुरू कर दिया था। इतना खौफ हो गया था इसका कि कांगड़ा किला छोड़ कर चल गया था राजा। उस वक्त राजा कौन थे? यहाँ से कुछ मानता है कि जिस वक्त महमूद गजनवी ने कांगड़ा में आक्रमण किया उस वक्त कांगड़ा का राजा कौन था? शासक था उस वक्त जगदीश चंद। जगदीश चंद। टाइम पीरियड क्या था इसका? 1009 में। कांगड़ा को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। एक्चुअली कांगड़ा में बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी आए और कांगड़ा को समय पर लूटना शुरू कर दिया था। और 1904 में क्या यहाँ पर प्राकृतिक आपदा की थी, भूकंप आ गया था। उस वक्त कांगड़ा का पूरी तरह क्या हो गया था? तबाह हो गया था। लेकिन बात आ रही 1009 में मोहम्मद गजनवी। इसके बाद एक और आक्रमणकारी आता है, उसका नाम होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। जब मोहम्मद बिन तुगलक आक्रमण करता है 1337 ईस्वी में। उस वक्त राजा थे यहाँ पृथ्वीचंद। और ये क्या करता है? अधीनता स्वीकार। अधीनता स्वीकार। किसके अधीनता स्वीकार करता है? मोहम्मद बिन तुगलक की। तुगलक राजा ने क्या कर दिया? अधीनता स्वीकार कर दी। तो और तुगलक ने थोड़ी कम लूट मार की यहाँ पर, क्योंकि इसमें क्या करती? राजा का अधीनता स्वीकार करती और राजा को हर साल क्या था? टैक्स देता रहता था। साल यहाँ पूछ जाती 1337 में। किसने आक्रमण किया चंबा में? कांगड़ा में। ये हो जाएगा हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। और उस वक्त कांगड़ा का राजा कौन था? पृथ्वीचंद। ये क्या करता है? अधीनता स्वीकार कर लेता है। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली में इस वक्त राज कर रहे थे और कांगड़ा किले में कर रहे थे पृथ्वीचंद। अधीनता स्वीकार लेते थे, वो कम ही लूट मार करते हैं। इसके बाद अगला जो यहाँ आक्रमणकारी आता है वो आता है फिरोज शाह तुगलक। और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कांगड़ा किले से ही, फिरोज शाह तुगलक। और ये आक्रमण करते किस साल है? ये करते हैं 1361 में। इस वक्त यहाँ राजा होते हैं रूपचंद। रूपचंद। जब फिरोज शाह तुगलक कांगड़ा में आक्रमण करते हैं तो क्या करते हैं? वहाँ पर क्या थी? बहुत सारी पुस्तकें होती थी जिसमें हमारे रीति रिवाज थे या कुछ और औषधि बनाने वाले जो जड़ी बूटियाँ थी उसमें क्या लिखा गया होता था कि कैसे कैसे की दवाइयाँ बननी थी। इतनी प्रमुख जानकारी थी उन पुस्तकों में। लेकिन ये क्या करता है? उन पुस्तकों को क्या कर देता है? जला देता है। पुस्तकों को जला देता है। और लिखा गया है कितनी पुस्तकों को? 1300 पुस्तकों को। तो क्वेश्चन है यहाँ से, कांगड़ा में किस शासक ने 1300 पुस्तकों में लगभग पुस्तकों को जला दिया था? वो था फिरोज शाह तुगलक। उस वक्त शासक कौन था? रूपचंद। रूपचंद्र के समय में क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? आक्रमण कर लेता है। कहाँ करता है? एक कर देता है कांगड़ा किले में। उस वक्त वहाँ के राजा कौन थे? रूपचंद। और जब आते हैं तो क्या करता है? पहले पुस्तकों को जलाना शुरू कर देता है। कौन? ये फिरोज शाह तुगलक। और क्या करता है? 1300 पुस्तक को जलाता है। एक पुस्तक अपने साथ ले गया होता है। जो पुस्तक इस यहाँ से ले गया होता है उसको फिर से उसको अपनी भाषा में, फारसी भाषा में क्या करता है? अनुवाद करा देता है और उस पुस्तक का नाम बदल देता है। उस पुस्तक का नाम रख देता है
दलील दलील फिरोज शाही। इस पुस्तक क्या करता है, नाम बदलता है, लेकिन ये पुस्तक ली थी, ये किस कहाँ से ले गया था, ये ले गया था कांगड़ा से ही। लेकिन इसका जो अनुवाद करता है वो करता है खालिद। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि खालिद किस पुस्तक का निर्माण करता है, दलील फिरोज शाही। शासक कौन था उस वक्त, फिरोज शाह तुगलक। लेता कहाँ से, कांगड़ा से, और यहाँ से ले जाते हो अपने अपने जो इसका क्षेत्र था, साम्राज्य था, इस पुस्तक से पढ़ते हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। इतनी प्रमुख पुस्तकें थी हमारी ये, जिनको ले गया था, बाद में अनुवाद करते थे। इसके बाद अगला आक्रमणकारी आता है, सबसे खूंखार आता है, जिसने दिल्ली की सड़कों को लाल कर दिया था। जब ये आक्रमणकारी आया था, मात्र 15 दिन दिल्ली में रुका था, और दिल्ली में जो यमुना नदी बह रही है उसका पानी लाल कर दिया था। इतनी इसने नरसंहार कर दिया था। कौन था वो, तैमूर लंग। तैमूर लंग 1398। ये तैमूर लंग है इसका नाम। एक्चुअली लंगड़ा थोड़ा इसकी क्या थी, दोनों टांग में से एक टांग छोटी बड़ी थी इसकी, और उसको लंगड़ा लंगड़ा बोलते थे, और शॉर्टकट लंग बन गया इसका। तो उसका नाम फिर तैमूर ही था। लंग क्या था इसका, ये लंग मतलब इसका क्या था, लंगड़ा था। इसकी दोनों टांगे में छोटी बड़ी टांगे थी इसकी, तो इसलिए इसका नाम क्या था, तैमूर लंग। जब इसने दिल्ली में आक्रमण किया तो उस वक्त यहाँ का राजा कौन था, ये था मेघचंद। मेघचंद, और बहुत ही खूंखार दरिंदा था तैमूर लंग। और इसने क्या कर दिया था, अपने दरबार से भाग गया था मेघचंद। शासक कौन आ गए, तैमूर लंग। देखो कंटिन्यू अटैक हुए। फिरोज पहले आया था गजनवी, फिर आया था मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह, फिर आ जाता है तैमूर लंग। और वो बहुत ही दरिंदा था शासक। इसने क्या किया, हमने सेना को, जो उसकी जो सेना थी इसकी, उनके हाथ में एक भाला दे देता है, और उसके भाले में सबके सिर में जब सेना वापस आती थी शाम के टाइम में, तो सबके भाले के ऊपर क्या होनी चाहिए थी, गर्दन होनी चाहिए होती थी। इतना खूंखार था। ये क्या करता था, जितने भी दिए होते थे, जैसे ये प्रजा इसकी, ये क्या दिए, इनके सिर पे भाले दिए होते थे सबके ऊपर, और भाले के ऊपर किस ना किसकी गर्दन होनी चाहिए थी। अगर किसी भाले में अगर किसी सैनिक ने कुछ की हत्या नहीं की और उसका भाला गया खाली हो गया, तो उसी सैनिक की गर्दन उस भाले में लटका दी जाती थी। इतना दरिंदा था। तो इसलिए जो ही इसकी सेना थी, जहाँ भी जाती थी, जो उसका भाला था, भालों को पूरा मुंडियों से भर देते थे, सरों से लेकर नीचे तक पूरा भाला। जिसके भाले में सिर कम होते थे, उसी सैनिक की गर्दन उस भाले में लटका दी जाती थी। तो सबसे खूंखार था। नाम था इसका तैमूर लंग। जिस वक्त अटैक करता है कांगड़ा में, राजा होता है मेघचंद। इसके बाद अगला राजा आते हैं राजा हरिचंद। इसके समय एक घटना घट जाती है। एक करता है, एक वो आखेट करने के लिए गया होता, आखेट मतलब शिकार करने गया होता जंगल में अपने दोस्तों के साथ। लेकिन एक जगह कुआं में गिर जाता है। कोई कुआं आता है, और किसी कुआं में कौन गिर जाता है, मेघचंद गिर जाता है। तो घर में इसका वेट करते 2-4 दिन। गिर तो कुएं में, अब फ़ोन तो कर नहीं सकता, फ़ोन तो बाद में आए थे, तो कुएं में रहता है, चिल्लाता है, 2-3 आवाज़ रहता है, कोई नहीं सुनाई देता। तो गाँव घर चल जाता है। इसके बाकी सब लोग जो साथ में आए होते हैं इसके साथ लोग, तो उसको 2-4 दिन वेट करते हैं, उसको मृत घोषित कर देते हैं कि मीरचंद क्या हो गया, मर गए हैं। जिसकी पत्नी थी वो बेचारी क्या जाती है, सती हुई होती है। क्यों, उस वक्त प्रथा बहुत प्रचलित थी, क्या जाती है वो सती रहती है। क्योंकि वो क्या सोचती है कि उसका पति था, उसकी डेथ हो गई है। जब बाद में कुछ दिनों बाद इस कुआं के आसपास के जो कोई लोग गुजर रहे होते हैं, उसकी आवाज़ सुन लेते हैं, वो आवाज़ सुन इसको बाहर निकाल देते हैं। जब ये बाहर जाता है, अपने साम्राज्य की ओर जाता है, इसको खबर पता लगती है कि इसका भाई था करमचंद। करमचंद किसका राजा बन गया, कांगड़ा किले का। तो ये क्या करता है, दोबारा उस साम्राज्य में नहीं जाता और अलग ही साम्राज्य का निर्माण कर देता है। तो हरिचंद है, यही कर देता है बाद में किसका स्थापना, गुलेर की। तो गुलेर की स्थापना भी कौन करता है, हरिचंद करता है। इसका भाई करमचंद एक कांगड़ा में निर्माण अपने किले क्या कर रहा है, वह अपना साम्राज्य विकास करने लगा था। तो ये बहुत ही प्रमुख घटना थी इसके समय में। अगला राजा आता है जयचंद। ये था अकबर का समकालीन। समकालीन मतलब जिस वक्त अकबर दिल्ली में काम कर रहा होता है, ये कहाँ कर रहा होता है, कांगड़ा में। इसका मतलब होता है समकालीन।
तो एक बार राजा अकबर को क्या करता है, संदेह हो जाता है या शक हो जाता है इसके ऊपर कि जो जयचंद है वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है अपने दरबार में या अपने किले दरबार में षड्यंत्र रच रहा है। सिर्फ शक के आधार पर अकबर क्या किया जाता है, शक या संदेह किसके ऊपर हो जाता है, जयचंद के ऊपर। तो इसको दिल्ली दरबार बुलाया जाता है और दिल्ली दरबार बुलाया जाता है। जयचंद समझ गया होता है कि दिल्ली दरबार बुलाया जा रहा है मुझे, तो कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो ये चला जाता है, लेकिन अपना राजा जो अपना इसका जो पुत्र था उसको राजा घोषित कर देता है। राजा कौन था, इसका पुत्र था विधिचंद। विधिचंद संदेह के आधार पर इसको दिल्ली में बंदी बना दिया जाता है। किसको, राजा जयचंद को। लेकिन उस वक्त जो राजा थे, राजा कौन था उस वक्त, अकबर। अकबर को संदेह होता है कि जो जयचंद है मेरे खिलाफ क्या कोई षड्यंत्र रच रहा है कांगड़ा में, तो उसको दिल्ली बुलाया जाता है और उसको बंदी बना कर रखा जाता है। जिसका बेटा होता है जयचंद का, वो होता है विधिचंद। तो विधिचंद के मन में क्या होता है, बदला की भावना उजागृत हो जाती है किसके प्रति, अकबर के प्रति। क्यों, अकबर क्या करता है, उसके पिता को बंदी बना कर रखा जाता है। तो विधिचंद क्या करता है, षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है कि उसको राजा को, अकबर को कभी ना कभी क्या समाप्त कर दी जाए। तो इतना प्लान बनाता है विधिचंद, क्योंकि उसका प्लान भी जायज है किस्म का, क्योंकि उसके फादर को बिना किसी क्राइम या बिना किसी आधार पर उसको बंदी बना दिया जाता है। तो ये क्या करते थे, अकबर इसको फिर संदेह होता है। लेकिन जब अकबर को पता चलता है कि विधिचंद मेरे खिलाफ फिर से षड्यंत्र बना रहे हैं, यानी कि इसका पिता जो उसका फादर थे उनको तो ले गए थे कहाँ है, दिल्ली में, इसका बेटा मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रहा है। तो अकबर को आता है इस बात का गुस्सा। अब अकबर क्या करते हैं, इस बात का गुस्सा आता है, अकबर विधिचंद को क्या करता है, जो उसका जो किला था उसकी जागीर छीन कर बीरबल को दी जाती है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बीरबल को किसने जागीर दी थी, अकबर ने दी थी। और जागीर कौन थी, वो जागीर थी वो कांगड़ा किला। बीरबल क्या था, नवरत्नों में से एक रत्न था मुगल दरबार में। जो अकबर होता है इसको होता संदेह किसके, विधिचंद के ऊपर। देखो पहले तो उसने क्या किया था, पहले उसको संदेह था किसके ऊपर, जयचंद के ऊपर, लेकिन बाद में किसके ऊपर उसको, विधिचंद। तो अकबर आदेश देता है जो कांगड़ा किला है उसका जो अगला अध्यक्ष होगा या जिसका जो सूबेदार होगा वो बीरबल होगा। तो देखो विधिचंद को फिर से गुस्सा था। विधिचंद क्या करता है, फिर से षड्यंत्र रचना शुरू करता है किसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। लेकिन इसके बाद अकबर स्वयं आ जाता है कांगड़ा में। कहाँ जाता है, कांगड़ा में, कांगड़ा किला जागीर के रूप में। जागीर के रूप में किसे मिलती है, बीरबल को। लेकिन उस वक्त यहाँ का राजा कौन होता है, विधिचंद। जब जागीर मिल गई बीरबल को तो अकबर स्वयं आ जाता है कांगड़ा में। अकबर एक कहाँ आ जाता है, कांगड़ा में। इस वक्त यहाँ एक बात सुनता है कि एक देवी माँ है यहाँ पर, जिसको जो क्या, जिसकी ज्वाला अपने आप जली हुई है। एक खबर किसको पता चलती है, अकबर को। तो अकबर माता की परीक्षा लेने के लिए आ जाता है। देखो वैसे भगवान लेते हैं आदमी की परीक्षा, लेकिन अकबर था एक किसकी परीक्षा लेने जा रहा था, स्वयं देवी देवताओं की। तो क्या करता है कि ज्वाला जली थी, ज्वाला टेम्पल भी है वहाँ पर कांगड़ा में, तो ज्वाला जली थी, उसके ऊपर क्या है, कुल द्वारा वो पानी डालना शुरू कर देता है, यानी कि उस आग को बुझाने की पूरी कोशिश कर लेता है अकबर, लेकिन आग नहीं बुझती और अंत में अकबर हार मान जाता है। तो क्या कर देता है फिर, और बहुत ही खुश होता था। अभी देखो हिंदू एक्चुअली क्या था, मुस्लिम धर्म का था, हिंदू धर्म के प्रति इसको आस्था थोड़ी सी प्रकट होने लग जाती है। तो फिर खुश के मार क्या कर लेता है, सोने का छत्र चढ़ाना शुरू कर देता है ज्वाला माँ के दरबार में। सोने का छत्र तो चढ़ाता कौन है, अकबर। लेकिन अकबर सोने का छत्र चढ़ाता है, उसको क्या थोड़ा सा अहंकार हो जाता है कि हिंदू के देव देवता है और मैं इनको क्या चढ़ा रहा हूँ, सोने का छत्र। और माँ का जो ज्वाला माता है इसका अहंकार तोड़ देती है माता। जैसे दरबार में सोने का छत्र लाता है, वो ऐसी धातु का बन जाता है कि सोना तो रहता है बिल्कुल भी, थोड़ा सा सिल्वर टाइप हो जाता है वो, जो कि वर्तमान में भी मौजूद है। और वहाँ लिखा है कि अकबर द्वारा चढ़ाया गया था छत्र, सोने का छत्र। तो अकबर ने चढ़ाया था वो, लेकिन अहंकार के कम करने के लिए महान उसके लिए क्या कर दिया था, धातु को ही बदल दिया था। और जो छत्र है वर्तमान में भी कहाँ मौजूद है, वो कांगड़ा में मौजूद है। ये है ज्वालाजी टेम्पल और ये है वो छत्र जो किसने चढ़ाया था, अकबर ने। और बाप शीशे की फ्रेम लगा कर यहाँ लिखा गया है एक छत्र किसने चढ़ाया है, अकबर ने। ये छत्र दिखाया है, पहले किस धातु का था, ये था सोने का। लेकिन अकबर का घमंड तोड़ने के लिए इसे अलग ही रंग हो जाता है, इसका अलग ही धातु। और ये धातु आज तक पता नहीं कि कौन सी धातु है। इसके लिए शोध करने के लिए एक टीम आती है और यहाँ से एक टुकड़ा ले जाती है इसका, यहाँ से क्या इसको थोड़ा तोड़ दिया गया है। क्यों तोड़ा गया है इसको, ऐसा पता लगाने के लिए जो छत्र है सोने का वो किस धातु का बना हुआ है।
लेकिन इसका आज तक पता लगा हुआ है। यहाँ से इसको निकाला गया था। अब ये जो हो जैसा हुआ है वर्तमान समय ऐसे मौजूद है इस क्षेत्र में। जब चढ़ाया था तब बिल्कुल ठीक था। चढ़ाया किसने था? अकबर ने। इसका अकबर क्या करता है, जो हिमाचल के जो पहाड़ी राजा थे सारे, उनको सब इनके क्या कर दी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और सबको जागीर वापस कर दी अकबर ने। लेकिन हिमाचल की एक ऐसी रियासत की जागीर वापस नहीं की, वो था कांगड़ा किला। कांगड़ा किले की जागीर अकबर ने वापस नहीं की, क्योंकि उस वक्त वहाँ क्या था, उसको पता लगा था कौन विधिचंद उसके खिलाफ क्या कर रहा है, षड्यंत्र रच रहा है। इसके बाद जो इसका विधिचंद का अगला पुत्र आता है वो आता है त्रिलोक चंद। त्रिलोक चंद, और त्रिलोक चंद आता है। राजा कौन था पहले? विधिचंद। विधिचंद फिर से विद्रोह ना करे अकबर के खिलाफ, तो उसके पुत्र को ले जाता है दिल्ली, मुगल दरबार में। मुगल दरबार में क्यों ले गए थे इसको, कि दूसरी बार विधिचंद विद्रोह ना करे, तो एक सिक्योरिटी मनी के तहत उसको कहाँ ले जाते? दिल्ली। अगर विद्रोह करेगा फिर से अकबर के खिलाफ, तो किसको मार दिया जाएगा? त्रिलोकचंद को। जब इसको ले जाए, इसकी उम्र बहुत छोटी होती है उस वक्त, 5 या 6 वर्ष का होता है उस वक्त विधिचंद। और इसी वक्त अकबर था, इसका बेटा होता है जहांगीर। जहांगीर। तो जहांगीर और त्रिलोकचंद बचपन में साथ खेले होते हैं, क्योंकि दरबार में कौन आ गया था? ये तो गुलाम थे किस्म का, अकबर का, और ये उसका बेटा था। दोनों साथ साथ खेलते थे ये राजा, और ये बेचारे गुलाम भी बना रहा मुगल दरबार में। अब क्या होता है, उसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि तब इसकी क्या होगी? मुक्ति होगी त्रिलोकचंद की। अकबर की होती है मृत्यु, ये होती है 1605 में। और जन्म कब होता है इसका? 1542 में अमरनाथ वीर साल के घर में, महल में। 1605 में इसकी मौत हो जाती है अकबर की। तो जो त्रिलोकचंद होता है ये क्या हो जाता है? आज़ाद। ये हो गया आज़ाद, क्योंकि जिसने गुलाम में था वो तो समाप्त हो जाता है, तो ये आ जाता है फिर से कांगड़ा में त्रिलोकचंद, और कांगड़ा का राजा घोषित हो जाता है। कांगड़ा का राजा घोषणा करे था त्रिलोकचंद कि मैं क्या हूँ? कांगड़ा का राजा। थोड़े एक किस्म का जायज था इसका, क्योंकि पिता था विधिचंद, उसके बाद अगला राजा आएगा, यही आ जाएगा त्रिलोकचंद। लेकिन जब ये बात लगती है जहांगीर को पता, क्योंकि अब देखो मृत्यु हो गई अकबर की, अगला राजा कौन बन गया मुगल में? जहांगीर। अगला राजा आएगा जहांगीर। जहांगीर की बात अजीब लगती है कि जो हमारा गुलाम था वो स्वयं को राजा घोषित कैसे कर सकता है। ये बात किसको पता लगती है? जहांगीर को। जब राजा जहांगीर राजा बनता है तो पूरे भारत के लोग आ जाते हैं इसको बधाई देने के लिए। वर्तमान में ऐसा होता है, अगर मान लो कोई एमएलए बना है, कोई प्रधान बनता है, या कोई सीएम बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, अगले दिन क्या था, बहुत सारे उद्योगपति उनके घर चल जाते हैं। ये प्रथा उस वक्त वैसी थी। तो बहुत सारे लोग आ गए थे जहांगीर के समय में। ये सोचता है कि मुझे जाना पड़ेगा कहाँ, क्योंकि बचपन का दोस्त था मेरा, मैं जाऊँ कहीं इसको बधाई देने के लिए। ये चल जाता है, कहाँ चल जाता है? दिल्ली। और ये तो इससे पहले इसके क्या कर रहा होता है? नाराज होता है इससे, क्योंकि तुम स्वयं को राजा कैसे घोषित कर दिया भाई, तू तो हमारा गुलाम था। जब ये जाता है जहांगीर के पास, जहांगीर इसको बना देता है बंदी। देखो पहले बेचारा गुलाम था अकबर के समय में, और ये क्या बनाता है इसको? जो दरबार होता है, जैसे जहांगीर राजा बनता है तो पूरे भारत के कोने कोने से क्या जाते हैं बधाई देने के लिए, किस हो जाते हैं? जहांगीर को। जैसे जहांगीर के पास त्रिलोकचंद जाता है तो उसको क्या बना दिया जाता है? बंदी फिर से बना दिया जाता है। कारण इसका ये था बंदी बनाने का, इसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया था कांगड़ा के, जबकि जहांगीर ऐसा मानता था जिसका गुलाम था त्रिलोकचंद, अधीनता किसकी स्वीकार करे? जहांगीर की। लेकिन स्वयं को राजा घोषित कर देता है त्रिलोकचंद। लेकिन अब मन मार लेता है कौन? त्रिलोकचंद। ये सोचता अब नहीं, क्योंकि पहले भी सारी उम्र कहाँ रहा गुलाम बन के इनके दरबार में, अब मैं ऐसे भागना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही भाग जाता है त्रिलोकचंद इस मुगल दरबार से, तो जहांगीर अपने सैनिक भेजता है पीछे से, और पीछे इसकी हत्या कर दी जाती है, और इसका चैप्टर हो जाता है क्लोज। मतलब जहांगीर जो त्रिलोकचंद था उसकी जाती है मृत्यु, और जो कांगड़ा किला था धीरे धीरे किसके दिन चल जाता है? मुगलों के। अब यहाँ पर मुगल क्या करते हैं? एक अपना सूबेदार नियुक्त करते हैं। नियुक्त कर देते हैं। इस अगला राजा आता है यहाँ पर हरिश्चंद। अगला राजा हरिश्चंद। और राजा कौन था उस वक्त?
जहांगीर। इस केस में जहांगीर कहाँ जाता है? कांगड़ा में। क्वेश्चन आता है यहाँ से, किस कांगड़ा राजा के समय में जहांगीर कांगड़ा आता है? वो थे हमारे हरिचंद। कहाँ जाते हैं? कांगड़ा में। बात आती है 1622 की। 1622 में कौन आ गया कांगड़ा में? जहांगीर। जैसे जहांगीर आता है साथ में ले जाता है नूरजहां, जो उसकी पत्नी थी, वो थी नूरजहां। नूरजहां एक जगह पहुंच जाती है धमेरी, और उसको जगह बहुत ही क्या लगती है? अच्छी लग जाती है, धमेरी। तो नूरजहां बोलते हैं कि जो नाम है मेरे नाम पर रखा जाए। तो जहांगीर भी ऐसा करता है, तो उसका नाम बदलता है धमेरी का, और नाम रख देता है नूरपुर। कई बार क्वेश्चन आता है कि नूरपुर का प्राचीन नाम क्या था? वो था धमेरी। चेंज कौन करता है? जहांगीर। तो इसका नाम तो हो गया चेंज। जो जहांगीर था यहाँ पर एक जहांगीरी दरवाजा का निर्माण करता है। कौन दरवाजा? जहांगीरी दरवाजा। ये कौन निर्माण करता है इसका? जहांगीर बना देता है। लेकिन बात आती है 1686 में, जब यहाँ पर राजा होता है संसार चंद। संसार चंद इस दरवाजे को क्या करता है? निकाल ही देता है इस दरवाजे को, कहीं फेंक देता है इस दरवाजे को। बाद में दरवाजा वर्तमान में पाकिस्तान के लाहौर में दरवाजा जहांगीरी दरवाजा बनाया कहाँ था? कांगड़े बनाया था। संसार चंद ने 1786 में इसको निकाल देता है। वर्तमान में भी कहाँ है? लाहौर में। दरवाजा कौन हो जाएगा? जहांगीर। इधर दरवाजा बनाया किसने था? जहांगीर ने। और बनाया कहाँ था? कांगड़ा बनवाया था। उस वक्त कांगड़ा राजा था हरिचंद, और वहाँ के धमेरी का नाम भी चेंज कर दिया जाता है। नाम होता है उस वक्त धमेरी, बाद में नाम के चेंज कर दिया जाता है, इसका नाम हो जाता है नूरपुर। अगला राजा आता है कांगड़ा का हमीरचंद। हमीरचंद 1700 ईस्वी। अभी यहाँ क्या होता है? ये क्या करता है? कुछ नहीं होता है, समझ लो कि सिंपल काम था इसका भी। सिर्फ ये काम करता है, हमीरपुर जिले का निर्माण कर देता है। हमीरपुर किला बनाता है। हमीरपुर किला, बस यही काम है इसका। हमीरपुर किले का निर्माण किसने किया था? हमीरचंद ने। और कुछ काम था इसका। इसके बाद अगला राजा आता है घमंड चंद। घमंड चंद। इस केस में बहुत सारी घटना घट रही होती है। औरंगजेब का क्या होता है? चैप्टर क्लोज हो जाता है, औरंगजेब समाप्त हो जाता है, और मुगल दरबार में सत्ता के लिए क्या होता है? छीना झपटी शुरू हो जाती है। यानी कि उत्तर भारत में विद्रोह हो रहे थे। दक्षिण भारत में इस वक्त मराठा चले हुए थे, और पश्चिमी भारत में इस वक्त चले होते हैं सिख। इस वक्त क्या होता है? सिख सेना का जो अध्यक्ष जो इस वक्त यहाँ के जो मेन लीडर होते हैं वो होते हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह इस वक्त ये क्या कर देते हैं? खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना कर देते हैं 1699 में। खालसा पंथ मतलब अपनी सेना निर्माण खुद करने लगते हैं, क्योंकि मौका समझ गए होते, यही मौका इष्ट मुगलों को दबाने का, क्योंकि मुगल इस वक्त क्या थे? सत्ता इनकी टूटने जा रही थी। तो राजा कौन था इस वक्त? घमंड चंद। घमंड चंद के समय में क्या होता है? ये राजा थे घमंड चंद। इनके समय में क्या था? गुरु गोविंद सिंह थे। खालसा पंथ की क्या करते हैं? स्थापना। मतलब सेना अपनी सेना होनी चाहिए। धीरे धीरे क्या करते हैं? पूरे साम्राज्य पूरे मुगल दरबार को कहते हैं परेशान करना शुरू कर, नीचे से मराठे कर रहे होते हैं, और धीरे धीरे मुगल समाप्त हो गए होते हैं। इसके बाद अगला राजा आते हैं घमंड चंद के बाद, वो आते हैं संसार चंद। संसार चंद 1786 में। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है, मुगलों का अंतिम नवाब कौन था? यहाँ पर मुगलों का अंतिम नवाब कांगड़ा किले में कौन था? वो था सैफ अली खान। सैफ अली, फिल्म वाला नहीं जो बॉलीवुड में वैसा था। ये क्या था? सूबेदार था कहाँ का? कांगड़ा किले का। था किसका? मुगलों का। और मुगल बर्बाद हो गए थे, तो इसने बर्बाद होना था, तो उसका निर्माण बर्बादी करने का कारण कौन होता है? संसार चंद। एक्चुअली इसमें संसार चंद कांगड़ा किले को फिर से जीतना चाहते थे, क्योंकि उसके पूर्वजों का था, फिर से जीतना चाहते थे। एक मदद लेते हैं जय सिंह से कि तुम किसको करके इसको निपटाओ और कांगड़ा किले मेरे पास दे दो। जब जयचंद इसको मार देते हैं तो स्वयं कांगड़ा में कब्जा कौन कर देते हैं? जय सिंह। ये रहता है यहाँ पर खेला। और खेला क्या हो गया? चाहता था ये बन जाता कांगड़ा किला सूबेदार। लगभग 4 वर्ष तक करता है शासन।
4 वर्ष तक शासन करता जयचंद। उसके बाद आ जाता है फिर से संसार चंद के पास। फिर संसार चंद धीरे धीरे जो पहाड़ी राजस्थान को लूटना शुरू कर देता है। मंडी इस सेन को ले जाते हैं, उस बिलासपुर के महानचंद के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, तो बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं संसार चंद। उसके बाद जो महानचंद होता है गोरखा से मदद लेते हैं, अमर सिंह थापा आते हैं और संसार चंद को फिर से एक युद्ध में महलमोर युद्ध में हरा देते हैं, जो मैंने मेरे पूर्व कांगड़ा की मंडी की क्लास में देखा था। इसके बाद ये मदद मांगता है रणजीत सिंह से संसार चंद, किसको हराने के लिए? ये मांगते हैं, किसको हराने के लिए मदद मांगते हैं? अमर सिंह थापा को हराने के लिए। लेकिन जो ये थे हमारे राजा संसार चंद, बहुत अच्छे राजा थे, एक किस्म के ठीक ठाक ही राजा थे, अपने दरबार में अच्छे अच्छे काम किए उन्होंने। इनके समय में क्या होता है, युद्ध हो जाते हैं, लेकिन एक और घटना घट जाती है। यहाँ से एक मूरक्राफ्ट आते हैं, एक अंग्रेज होते हैं, इनका नाम होता है मूरक्राफ्ट। इनके समय में आते हैं मूरक्राफ्ट, और इनका भाई होता है जो बीमार होता है उनको ठीक कर देते हैं मूरक्राफ्ट। इसके बाद इनको अपना क्या धर्म भाई बना देते हैं। इतनी बार ये तो हिस्ट्री में इतना आता नहीं क्वेश्चन इनका मूरक्राफ्ट का। लेकिन इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह इनकी मदद करते हैं संसार चंद की, और इसके बदले संसार चंद किनका खात्मा कर देते हैं? रणजीत सिंह का खात्मा कर देते हैं अमर सिंह थापा के। इनकी गोरखा को क्या कहते हैं, पूरी तरह दबा देते हैं, गोरखा क्या समाप्त हो जाते हैं गोरखा। लेकिन जो रणजीत सिंह होते हैं इनके अधीन आ जाता है कांगड़ा किला। कांगड़ा किला किसको मिल जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को। और संसार चंद के बाद अगला राजा आते हैं, लास्ट राजा कांगड़ा के, वो थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध चंद। ये किसके राजा होते हैं? कांगड़ा के अंतिम राजा। लेकिन ये क्या होते हैं? ये किस्म के गुलाम ही होते हैं। किसके? महाराजा रणजीत सिंह के। एक्चुअली क्या करते थे, हर साल के पैसे देते थे, टैक्स देते थे, तो ये थे अंतिम राजा। किसके? कांगड़ा के। हर साल टैक्स के देते थे कम से कम 2 लाख रुपए। यानी इस वक्त राजा भले अनिरुद्ध थे, लेकिन पूरा अधीन था महाराजा रणजीत सिंह के समय। तो ये थी हमारे आज की क्लास, जिसमें हमने देखा कांगड़ा रियासत, सबसे पहले राजा कौन था, बाद में कौन आया, अंग्रेजों के समय में कौन था, किस किसने कौन कौन सा काम किया। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे आने वाले समय में एचपी पुलिस हो जाएगा, पटवारी आ जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड की एनुअल भर्ती आने वाली है, उसमें एक क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।